जय हिंद। प्यारे बच्चों, क्लास 10th साइंस का जो बायोलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजी के पार्ट में जो आपका पहला चैप्टर जैव प्रक्रम फर्स्ट न्यूट्रिशन है, यानी कि पोषण है। इस पोषण में आज हम आप जो है पादपों में पोषण तथा प्रकाश संश्लेषण का एकदम डिटेल से अध्ययन करेंगे, डिटेल से जानेंगे। और आज का यह वीडियो का पार्ट 4 होगा, यानी कि आज का जो यह वीडियो है, यह जो है पार्ट 4 यानी कि भाग 4 होगा। और इसके पहले का जो पोषण से संबंधित टॉपिक थे, हेडिंग थी, वह आपको जो है वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो का जो है यानी कि न्यूट्रिशन चैप्टर के वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो है लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो लोग नहीं देखे हैं, जो हमारे कक्षा 10 के बच्चे, क्लास 10th के बच्चे नहीं देखे हैं, वो अच्छे से देखेंगे और पूरे चैप्टर का जो है हम आपको क्या करेंगे, वीडियो उपलब्ध कराएंगे, चाहे वह जीव विज्ञान का हो, चाहे आपका रसायन विज्ञान का हो। तो हम जो है क्या करते हैं, एक एक जो है चैप्टर का पार्ट में पूरा अध्ययन करेंगे, पूरी हेडिंग को एनसीईआरटी बेस से देखेंगे, जानेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए जो है हम समझे कि पादपों में पोषण कैसे होता है, यानी कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो देखेंगे भैया, तो हम आपको जो है कल का जो वीडियो था, जो कल की क्लास थी, उसमें हम आप जो है पादपों में अथवा हम जीवों में पोषण के प्रकार को पढ़े थे। तो पोषण के प्रकार में क्या था भैया कि 2 तरह से पोषण हो रहा था, एक स्वपोषण और एक जो है पर पोषण, जिसे विषम पोषण कहा जाता है। तो स्वपोषण जो था उसमें क्या था कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, ऐसे जीवधारी स्वपोषी जीवधारी कहलाते हैं। और जो है ऐसे जीवधारियों में होने वाला पोषण स्वपोषण कहलाता है। एग्जाम्पल में आपको जो है मिल गया था हमारे प्यारे बच्चों, क्या मिला था, हरे पेड़ पौधे मिल गया था, कुछ जीवाणु मिल गए थे, जैसे नीली हरी शैवाल मिल गया था। तो ये जो पौधे हमारे हैं, जो पौधे हमारे हैं, पादपों में जो पोषण होता है वह जो है स्वपोषण माध्यम में होता है, यानी कि ये स्वपोषी होते हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है कि पादपों में पोषण कैसे होता है, यानी कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो इसको जानने से पहले जो है क्या करें, कुछ विशेष बातों को समझ लें। क्या होता भैया कि जैसे देखेंगे कि यह कोई पौधा है, यह जो है कोई पौधा, इस तरह से कोई जो है प्लांट है, कोई पौधा है। अब होता क्या है, इस पौधे का भाई ये तना हो गया और ये जो है मृदा हो गई, मिट्टी हो गई, ये क्या हो गई, ये मृदा है, और ये पौधे का तना हो गया। ठीक, अब इस मृदा के नीचे जो है क्या है, पौधे का जो रूट है, जड़ है, इस तरह से। अब होता क्या है कि ये पौधे का क्या हो गया, जड़ हो गया, और ये सब पौधे के जो है जड़ के मूल रोम कहलाते हैं, जड़ के मूल रोम होते हैं। ठीक, पतले पतले धागे नुमा रोम के आकार की संरचना होती है। अब करते क्या है पौधे, क्या होता है कि इधर जो पौधे के तने, यानी कि पौधे के तने के ऊपर शीर्ष जो है, जहां पर जो है पौधे की टहनी अथवा जो है इनकी पत्तियां होती है, तो पौधे की पत्तियों में हमारे प्यारे बच्चों जो है हरे रंग का जो है वर्ण पाया, यानी कि हरा वर्ण पाया जाता है, यानी कि हरा रंग पाया जाता है। और इस हरे रंग को जो है हरित लवक कहा जाता है। और हरित लवक, भाई लवक आप पढ़े हैं कि लवक भी एक जो है क्या है,
कोशिकांग होता है। एक केंद्रक को छोड़ करके जो है लवक भी सबसे बड़ा कोशिकांग पाया जाता है, पौधों में देखा जाता है। तो होता क्या है, ये जो लवक है, इसी लवक में जो हरित लवक होता है, हरित लवक की वजह से जो है पत्तियां हरी रहती हैं, इसलिए पत्तियों में क्या बोला जाता है, पर्णहरिम बोला जाता है। तो ये पत्तियों का जो पर्णहरिम यानी कि हरित लवक है, ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को जो है अवशोषित करता है। भाई हरा रंग है तो हरा रंग सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। और वही दूसरी तरफ होता क्या है कि पौधे जो है, पौधे की पत्तियां जो होती हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं। इतना हो गया। और दूसरी तरफ क्या होता है, ये जो जड़ है, ये जड़ जो है मिट्टी के यानी कि हमारी मृदा के काफी गहराई तक गई होती है, ये मृदा के काफी गहराई तक गई होती है। और इसी जड़ की जो ये मूल रोम है, ये मूल रोम जो है क्या करती है, विशेष बल लगा करके मृदा से जल तथा खनिज पदार्थ को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। और इस जल को जो है जाइलम नलिका की सहायता से पत्तियों तक भेज दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। अब देखेंगे भैया क्या होता है कि वायुमंडल की जो है कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में आई और जो है जल भी पत्ती में पहुंच गया, और पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण यानी कि हरित लवक की उपस्थिति के कारण जो है सूर्य का प्रकाश भी आ गया। अब होता क्या है, इसी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरिम की उपस्थिति में यह जो जल यहाँ से जड़ से मृदा से गया है पत्ती तक, यह जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और जो है कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। और बना हुआ जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, पत्तियों के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाया जाता है, इस कार्बोहाइड्रेट्स को जो है फ्लोएम की नलिका जो होती है, जो पौधे के तने से पाई जाती है, लगी होती है, संवहनी नलिका होती है, ये फ्लोएम की नलिका जो है क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को जड़ में ला करके छोड़ देती है और पौधों में पोषण हो जाता है। इस प्रकार पादपों में पोषण हो जाती है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या करता है, हरित लवक और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करके जो है कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। इसलिए इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। थोड़ा रिएक्शन देखेंगे इसका, इसकी क्रिया कैसे होती है, इस चीज को आप समझ लेते हैं। तो देखेंगे क्या होता है यहां पर, क्या बताया अभी हम आपको, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जो है पौधे अपने जड़ के मूल रोम के द्वारा क्या करते हैं, मृदा से जल तथा खनिज पदार्थ को अवशोषित करके पत्ती तक पहुंचाए होते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल यानी कि H2O की क्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में भैया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और पौधे की पत्ती में पर्णहरिम पहले से है, चाहे पर्णहरिम लिख दीजिए चाहे हरित लवक लिख दीजिए। भाई देखिए पत्तियां हरित लवक की वजह से ही क्या होती है, हरी दिखाई देती हैं, तो इसलिए जो है पर्णहरिम बोला जाता है। तो क्या हो गया, हरित लवक हो गया। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और पौधे की पत्तियों में हरित लवक की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और पौधे के जड़ के द्वारा अवशोषित किया गया जो जल पत्ती तक पहुंचा है, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। और जो है क्या होता है,
कुछ जो है क्या बनता है, अतिरिक्त जल बनता है, जिसे आप जलवाष्प भी कह सकते हैं। बिंदु स्राव की क्रिया में जो पौधे अपने पत्ती के शिखाग्र वाले भाग से बूंद बूंद के रूप में टपकाते हैं, बता रहे हैं इसको कैसे बनता है, कैसे होता है। और जो है ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है, जो वायुमंडल में चला जाता है, हम आप जिसका उपयोग श्वसन की क्रिया में करते हैं। क्या है, थोड़ा समीकरण को बैलेंस कर लीजिए, समीकरण को संतुलित करेंगे तो देखेंगे यहां पर 6 कार्बन है, या इधर जो है एक ही कार्बन है, तो हम क्या करें, अगर यहां पर जो है 6 कर देंगे तो इधर भी 6 कार्बन हो गया, इधर भी 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन को देखेंगे भैया तो यहां पर 12 और कितना 2, यहां पर 12 2 14 हाइड्रोजन है, और इधर देखेंगे तो कितना है, 2 ही हाइड्रोजन है। भाई चलिए इसको भी क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, थोड़ा इतना दिमाग में रखिए। और ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन देखेंगे यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां पर 6 2 8 और यहां पर 1 9 ऑक्सीजन है। और इधर कितना ऑक्सीजन है, 6 दूनी 12 1 13 ऑक्सीजन हो गया भैया। तो क्या करना है, कार्बन को बैलेंस हो गया आपका, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें तो चलेंगे। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो क्या कर देंगे, अगर हम यहां पर जो है क्या करें, 6 का 6 मोल बढ़ा दे, 6 से गुणा कर दें तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 6 18 ऑक्सीजन, 19 ऑक्सीजन हो जाएगा भैया। और इधर 6 दूनी 12 13 हो गया। चलिए थोड़ा सा और आगे चले तो क्या कर दें, अब थोड़ा हाइड्रोजन को ही बढ़ाएं, अब देखेंगे क्या मिलता है। हाइड्रोजन को अगर देखें तो यहां पर 2 हाइड्रोजन और यहां पर जो है 12 2 14 ऑक्सीजन है। चलिए यहां पर भी अगर क्या करें, अगर यहां पर 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन रह जाएगा। समस्या है भैया, इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर 12 से अगर गुणा कर दें तो 12 दूना 24 हाइड्रोजन हो गया। और इधर कितना है भैया, 2 12 2 14, कितना हाइड्रोजन है, 14 है। क्या करें, अब यहां पर अगर 6 से गुणा कर दें तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, और यहां 12 दूना 24 हाइड्रोजन हो गया भैया। और यहां पर 12 दूना 24 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ना, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन, यहाँ 12 दूना 24 हाइड्रोजन और यहाँ 12 दूना 24 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन भैया आपका बैलेंस हो गया। बचा ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देखेंगे 12 ऑक्सीजन यहाँ पर और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 24 ऑक्सीजन है भैया। अब इधर भी 24 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो क्या मिला, 6 दूनी 12 यहां ऑक्सीजन हो गया और 6 ऑक्सीजन यहां हो गया, 6 ऑक्सीजन यहां हो गया भैया। 6 6 12 12 दूना 24 ऑक्सीजन। समझ में आया, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और यहां 6 12 6 18 ऑक्सीजन और 18 6 24 ऑक्सीजन, यानी कि समीकरण आपका संतुलित हो गया। ये हो गया भैया आपका कार्बोहाइड्रेट्स। क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। और यह हो गया जो है अतिरिक्त जल है। अब क्या है, कैसे है, इसको हम समझा रहे हैं। और ये है ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। और यह आपका जो है जल था, जो पौधे अपने जड़ के मूल रोम के द्वारा अवशोषित करके पत्ती तक पहुंचाए थे। और यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पौधे क्या किए थे, वायुमंडल से लिए थे। इतना हो गया। अब थोड़ा सा यहां पर देखना है, ये है भैया, दिमाग लगाना है कि पौधे जब जो है अपने जड़ के मूल रोम से जल तथा खनिज पदार्थ को अवशोषित कर रहे हैं अथवा करते हैं, तो ये अपनी आवश्यकता से अधिक जितना इनको जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनने के लिए जल चाहिए था, उससे ज्यादा जल जो है क्या करते हैं, अपने मूल रोम के द्वारा अपने जड़ के मूल रोम से अवशोषित कर लेते हैं। बात समझ आ रहा है।
पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स बनने के लिए अपने जड़ के मूल रोम के द्वारा जितना जल इनको अवशोषित करना था उससे ज्यादा जल अवशोषित कर लेते हैं। और यही अतिरिक्त जल जब पौधे की पत्ती में पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करना चाहता है तो जितना जल की आवश्यकता होती है उतना ही जल कार्बन डाइऑक्साइड से अब क्रिया करता है और कार्बोहाइड्रेट्स बना लेता है। और जो अतिरिक्त जल जो है पौधे की पत्ती में आया होता है, यह अतिरिक्त जल जो है पौधे अपने पत्ती के शिखाग्र वाले भाग से, शिखाग्र भाग क्या होता है, जैसे पौधे की मान लीजिए भैया पौधे की पत्ती है, ये पौधे की पत्ती है, तो इस पौधे की पत्ती का यह भाग जो होता है इसी भाग से पौधे जो है क्या करते हैं, अतिरिक्त जल को ऐसे बूंद बूंद के रूप में टपका देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जैसे आप देखे होंगे ना भाई, गर्मी के दिनों में तो समझ में नहीं आता है, लेकिन ठंडी और बरसात के दिन में देखेंगे तो सुबह देखेंगे तो पौधे के जो है पत्तियों पर या जो है पौधे पर जो है क्या होते हैं, छोटे छोटे जल की बूंदें लगी होती है। आप कहते नहीं कि ओस पड़ी है, कोहरा पड़ा है, ओस पड़ा है, तो ये जो है भाई ठंडी और बरसात के दिन में वायुमंडल का ताप जो होता है कम रहता है, यानी कि ये वाष्प बन करके उड़ नहीं पाता है। लेकिन गर्मियों के दिनों में आज के समय में देखेंगे तो वायुमंडल का टेम्परेचर ज्यादा है, तो पत्तियां जो अपने शिखाग्र भाग से इस अतिरिक्त जल को जो है बाहर निकालती हैं, तो ये क्या करता है, वाष्प बन करके उड़ जाता है, इसलिए हम आपको समझ में नहीं आता है। तो ये अतिरिक्त जल होता है जो पौधे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनने के बाद अपनी पत्तियों के शिखाग्र वाले भाग से बाहर निकाल देते हैं। और ये ऑक्सीजन है, और यह ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में चला जाता है, और इसी ऑक्सीजन का उपयोग हम आप क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में करते हैं, यानी कि हमारे श्वसन में काम आता है। तो इस प्रकार जो है क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स बनने की क्रिया जो है क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। और यही कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, फ्लोएम की नलिकाएं जो है वह पत्ती से ले जाकर के कहा, जड़ में छोड़ती है, पौधे की जड़ तक पहुंचाती है, और इसी कार्बोहाइड्रेट से पौधों का पोषण हो जाता है, यानी कि पादपों में पोषण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है पादपों में पोषण होता है, यानी कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स अथवा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। इतना लिख करके रिएक्शन दे देंगे, और आगे लिखना चाहेंगे तो और आगे भी लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को समझा सकते हैं, लिख सकते हैं कि पौधे अपने जो है जड़ के मूल रोम के द्वारा जल तथा खनिज पदार्थ को मृदा से अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और वही पत्तियों में उपस्थित परागरिम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है, और जो है क्या होता है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पहुंचती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जल से अक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती है। बचा अतिरिक्त जल जो है क्या होता है, पौधे अपने पत्तियों के शिखाग्र वाले भाग से बूंद बूंद के रूप में बाहर निकाल देते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में बाहर निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार से जो है पादपों में पोषण होता है। तो इतना बात समझ में आ गया। चलिए वीडियो को अच्छे से पॉज करके रफ और पेन लेकर के बैठ जाइए, लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, बहुत इजी है, बहुत सरल है। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं, पादपों में क्या भैया, प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल, यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो आप तो जान चुके हैं पहले कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पौधों की पत्तियों में होती है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं,
फिर उसके बाद देखेंगे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। अभी तो हम आपको सरल समझा दिए, लेकिन भाई अब कैसे कैसे कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा ये तो सीधा सीधा बता दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे बन जाता है। अब इसकी क्रिया विधि देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बन जाता है। ये जल गया भाई, पत्ती तक जो जल पहुंचा, वाटर पहुंचा, ये वाटर कैसे जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया किया और कैसे कैसे कार्बोहाइड्रेट्स बना, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो पहले हम जो है पादपों में प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल समझ लेते हैं, तब जो है पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि देखते हैं। तो इतना तो पहले अच्छे से दिमाग में फिट हो गया। चलिए अब अगली हेडिंग देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल। मिटा इसको, चलिए वेरी गुड। चलिए भैया, प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल। प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल यानी कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है। तो अभी हम आपको बताए कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण का जो कार्यस्थल होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जहां होती है वह है पौधों की पत्ती। तो कुछ इस तरह से देख ले भैया, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पौधों की पत्तियों में होता है, यानी कि पौधों की पत्तियों द्वारा होता है। इतनी चीज समझ में आ गया। अब भाई जब इतना हम पा गए कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की पत्तियों से होती है, यानी कि पौधे की पत्तियां कराती हैं, तो हम पौधे की पत्ती के बारे में जान लें। तो पौधे की पत्ती के बारे में अगर जानेंगे भैया तो पत्ती की संरचना आपको हेडिंग मिल जाती है। क्या मिलती है? पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना की अगर बात करें भैया तो पत्ती की दो तरह की संरचना मिलती है। एक जो है पत्ती की बाह्य संरचना, पत्ती की बाह्य संरचना यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। क्या मिला भैया? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ऑफ लीफ, इस तरह से। तो पत्ती की पहली हेडिंग तो आपको मिली प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल। तो हम आपको बता दिए कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की पत्तियों में होती है, यानी कि पौधे की पत्तियां कराती हैं, यानी कि पौधे की पत्तियों में ही कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। अब फिर बात आई कि पत्ती की संरचना की बात आई है भैया, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात आई। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की अगर बात करें तो कह रहा है कि पत्ती की जो है संरचना दो तरह से जो है देखी जाती है, दो तरह से समझी जाती है। पत्ती की संरचना का अध्ययन दो तरह से होता है, एक जो है बाह्य संरचना के रूप में और दूसरा जो है आंतरिक संरचना के रूप में। तो पत्ती की वह संरचना की बात करेंगे तो कह रहा है कि पत्ती की वह संरचना जो बाहर से बाह्य रूप से देख करके किया जाता है, यानी कि पत्ती की वह संरचना जो बाहर से दिखाई देती है अथवा पत्ती की वह संरचना जिसका अध्ययन हम बाह्य रूप में करते हैं, बाहर से देख करके करते हैं, वह संरचना पत्ती की बाह्य संरचना कहलाती है। और बाह्य रूप से जब पत्ती का अध्ययन किया जाता है तो पत्ती के निम्न चार भाग दिखाई देते हैं। निम्न कितने भाग? चार भाग दिखाई देते हैं, यानी कि पत्ती की बाह्य संरचना का अध्ययन करने पर पत्ती के निम्न चार भाग दिखाई देते हैं। पहला मिलता है आपका मिलता है क्या मिला भैया?
पर्णाधार मिलता है। क्या मिलता है? पर्णाधार मिलता है, जिसे जो है लीफ बेस कहा जाता है। लीफ बेस कहा जाता है। सब समझाएंगे, एक एक स्टेप समझेंगे आप। और दूसरा आपका मिलता है, क्या मिलता है? पर्णफलक। क्या मिला भैया? पर्णफलक, जिसे जो है लैमिना कहा जाता है। और तीसरा मिलता है आपका, तीसरा मिलता है सिराएं या सिराएं मिलती हैं, जिसे वेंस कहा जाता है। और चौथा मिलता है पर्णवृंत। क्या मिला भैया? पर्णवृंत मिलता है, जिसे पेटियोल कहा जाता है। पेटियोल। इस तरह से अब एक एक को समझेंगे। देखिए, एक पत्ती की संरचना है, तो पत्ती की संरचना को हम कुछ थोड़ा यहां बनाएं, देखेंगे भैया। ये पौधे का जो है तना है, पौधे का कुछ ऐसे बना देते हैं। ये पौधे का तना हो गया। अब इस पौधे के तने से ये जो है पौधे की जो है, चलिए टहनी हो गई, शाखा हो गई। ये पौधे की टहनी अथवा शाखा इसको बोलेंगे। ठीक भैया, ये पौधे की टहनी अथवा शाखा हो गई। अब थोड़ा सा देखेंगे, ये पौधे का क्या है? तना है। और ये पौधे की जो है टहनी है, जिसे जो है शाखा कहा जाता है। शाखा भी कह सकते हैं, ब्रांच कह सकते हैं। अब देखेंगे, ये पौधे के तने से टहनी निकली है, शाखा निकली है। और यह वाला जो पॉइंट है, भाग है, यहां का जो कोना दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? पर्वसंधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पर्वसंधि बोलते हैं। इस तरह से पर्वसंधि बोला जाता है। अब इसी पर्वसंधियों से जो है पत्तियां निकलती है, पत्तियां विकसित होती हैं। ऐसे देख रहे हैं, कितनी पतंजलि टाइप की पत्ती है ना ये। वेरी गुड। तो क्या मिला भैया? अगर पत्ती की बात किया जाए, पत्ती की परिभाषा की बात किया जाए, तो पौधे के तने की पर्वसंधियों की विकसित संरचना अथवा रूपांतरित भाग पत्ती कहलाती है। आ गया समझ में? पौधे के तने की पर्वसंधियों का रूपांतरित भाग पत्ती कहलाती है। कंफर्म हो गया? अब पत्ती की संरचना की बात आई, तो कह रहा है कि पत्ती की संरचना जो है, पत्ती का अध्ययन निम्न दो तरह से किया जा सकता है। पत्ती की संरचना का अध्ययन निम्न दो तरह से किया जाता है। एक पत्ती की बाह्य संरचना के रूप में। जब बाह्य संरचना की बात आई, तो पत्ती का अध्ययन जब बाह्य रूप से किया जाता है, बाहर से देख करके जब पत्ती का अध्ययन किया जाता है, तो वह संरचना पत्ती की बाह्य संरचना कहलाती है। और देखेंगे भैया, तो पत्ती की बाह्य संरचना का अध्ययन करने पर, पत्ती को बाह्य रूप से देखने पर, पत्ती के निम्न 4 भाग दिखाई देते हैं। कितने भाग? 4 भाग दिखाई देते हैं। पहला मिलता है पर्णाधार, जिसे लीफ बेस कहा जाता है। दूसरा मिलता है पर्णफलक, जिसे लैमिना कहा जाता है। तीसरा मिलता है सिरा, जिसे वेंस कहा जाता है। चौथा मिलता है पर्णवृंत, जिसे पेटियोल कहा जाता है। पेटियोल कहा जाता
है। इस तरह से अब चलिए अब इन चारों को समझ लेते हैं कि पराधार क्या है, परफलक क्या है, सिरा क्या है और परवृंत क्या है। तो इस पत्ती को तोड़ लें, इस टहनी से तने से पत्ती को तोड़े। चलिए इसको तोड़ लेते हैं। चलिए हम तोड़ करके कुछ यहां पर इसको बना देते हैं। चलिए भैया पत्ती को हम जो है तोड़ लिए हैं। अब पत्ती देखने में बाहर से तो ऐसे ही दिख रही है। अब देखेंगे यहां पर जो परोसंध है, परोसंध का जो जहां से पत्ती परोसंध से जुड़ी है और एक यहां पर देखेंगे गांठनुमा संरचना होती है, एक गांठनुमा। इस गांठनुमा संरचना को हम यहां बना दे भैया और इस संरचना को आगे बढ़ा दे, ऐसे यहां बना दे। ये तो परोसंध की तरफ, परोसंध से जहां से विकसित है वह जुड़ी है और ये अलग से गांठनुमा संरचना होती भैया। कभी भी पत्ती आप तोड़े होंगे, अगर यहां से तोड़ते हैं जहां से निकली है परोसंध से, तो पत्ती आराम से टूट जाती है, एकदम सिंपल टूट जाती है। और यहाँ जो गांठ जैसी बनी है ये, यहां से तोड़ते हैं तब भी पत्ती अच्छे से टूट जाती है। लेकिन अगर बीच से तोड़ेंगे तो पत्ती टूटती नहीं, बल्कि वो जो है क्या करती है, मुड़ जाती है। उसे बिल्कुल कहते ना कि एकदम मिचुक जो है मुचुक जाती है, कहते नहीं मुचुक गई, तो बिल्कुल क्या होता है, एकदम टूटती नहीं अच्छे से। तो उसको ऐसे ऐड करके तोड़ना पड़ता है तब टूटती है। लेकिन यहां से तोड़ेंगे भैया, जो गांठनुमा संरचना है आराम से टूट जाएगी, ऐसे आराम से टूट जाएगी। और यहां से तोड़ेंगे इस वाले भाग से, तब भी अच्छे से टूट जाएगी। बस इस वाले भाग को जो है पराधार बोलते हैं, पराधार बोलते हैं, जिसे जो है लीफ बेस कहा जाता है। और इस भाग को जो है परवृंत बोलते हैं। अब देखेंगे ये पत्ती के चारों तरफ का जो ये भाग है, चारों तरफ का जो क्षेत्र है, जो जिससे पत्ती की संरचना मिलती है, पत्ती की बनावट समझ में आती है कि पत्ती कैसे है। ये चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है ये परफलक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, परफलक कहलाता है। और एक चीज मिलती है सिराएं, तो देखेंगे ये सब जो है क्या है, सिराएं होती हैं। क्या होती हैं, सिराएं होती हैं। इसको यहां लिख देते हैं, ये सब क्या है, सिराएं। बस समझ में आया, इतना स्पष्ट हो गया। अब पूरे को समझ लेते हैं। पराधार किसे कहते हैं, हम अभी आपको बताए कि पत्ती का वह भाग, चलिए इसको परिभाषित कर लेते हैं कि पराधार किसे कहते हैं, यानी कि लीफ बेस किसे कहते हैं। तो पत्ती का वह भाग जो पौधे के तने से जुड़ा होता है, पौधे के तने से जुड़ा होता है, पत्ती का पराधार कहलाता है, पत्ती का लीफ बेस कहलाता है। पौधे के तने से जुड़ा पत्ती का भाग पराधार कहलाता है, लीफ बेस कहलाता है। आगे चलें, परफलक मिलता है, लैमिना मिलती है। पत्ती के चारों तरफ का वह क्षेत्र दिख रहा है ना, पत्ती के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो पत्ती को एक निश्चित संरचना देती है, एक निश्चित आकार देती है, परफलक कहलाती है, लैमिना कहलाती है। हो गया भैया। भाई ये जो चारों तरफ का क्षेत्र देख रहे हैं, इसी से तो पत्ती की संरचना समझ में आती है कि पत्ती गोलाकार है कि पत्ती पतली चौड़ी है, कैसे है समझ में आता है। तो पत्ती का परफलक कहलाती है। पत्ती का वह भाग जो पौधे के तने से जुड़ी होती है, जो पौधे के तने से जुड़ी होती है। भाई पौधे के तने से तो पत्ती विकसित है, परोसंध से विकसित है, लटकी है, तो जो है लीफ बेस होती है, जो जहां से जो है पत्ती को सहारा मिलता है। तो पौधे के तने से जो है क्या होती है, पत्ती का वह भाग जो पौधे के तने से जुड़ी होती है, लीफ बेस कहलाती है। अर्थात पत्ती को जहां से सहारा मिलता है, लीफ बेस कहलाती है, पराधार कहलाती है।
और पत्ती के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो पत्ती को एक निश्चित संरचना देता है, निश्चित बनावट देता है, आकार देता है, परफलक कहलाता है। अब आगे चलेंगे, सिराएं। सिरा की बात करेंगे भैया तो क्या मिलता है, तो सिरा को जो है छोड़ करके रखेंगे, नहीं तो चलिए सिरा को भी समझ लेते हैं। क्या मिलता है, पौधे की पत्तियों में, पौधे की पत्तियों में उसके परफलक से जो है जुड़ी, क्या मिला भैया, पौधे की पत्ती के परफलक से जुड़ी कई पतली पतली नालवत संरचना मिलती है, अथवा पतली पतली नलिका के आकार की संरचना मिलती है, जिसे सिरा कहा जाता है अथवा सिराएं कहा जाता है। पौधे की पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, अथवा हम सीधा कह सकते हैं कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो ऑक्सीजन बनता है, इन गैसों का आदान प्रदान कराने का कार्य करती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करती है, खींचती है, लाती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ऑक्सीजन बनता है, इस ऑक्सीजन को वायुमंडल में भेजती है। तो पत्ती के परफलक से जुड़ी पतली पतली नालवत यानी कि पाइप के आकार की संरचना सिराएं कहलाती हैं, और यही सिराएं जो है गैसीय विनिमय कराती हैं, गैसों का आदान प्रदान कराती हैं। चले आगे, चलिए परफल, इसी में एक चीज और समझ लो भैया। अब देखेंगे ये जो नलिका के आकार की संरचना है, इसको तो आप सिरा नाम दे दिए, सिराएं नाम दे दिए, कई हैं तो सिराएं नाम दे दिए, लेकिन बीच में भी तो एक नालवत संरचना है। ये जो बीच में नालवत संरचना है इसको मध्य सिरा बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, मध्य सिरा बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। तो इस मध्य सिरा का भी कार्य जो है गैसों के आदान प्रदान में होता है, CO2 को जो है एब्जॉर्ब करने में, O2 को रिलीज करने में होता है। और साथ ही साथ ये सिराएं और ये मध्य सिरा जो है क्या करते हैं, मिल करके जो है पत्ती को इरेक्ट करके रखते हैं, पत्ती को सीधा रखते हैं, पत्ती झुकने नहीं पाती है, पत्ती मुड़ने नहीं पाती है, पत्ती फोल्ड नहीं होने पाती है। तो ये सहारा भी प्रदान करते हैं, पत्ती को सहारा देते हैं। आगे चलेंगे, परवृंत यानी कि पेटियोल क्या है ये चीज। तो पत्ती का वृंत यानी कि पत्ती का वह भाग जहां से पत्ती जो है क्या करती है, पौधे के तने से अलग होती है, टूटती है अथवा अलग हो जाती है, पत्ती का परवृंत कहलाती है। पत्ती का वृंत ही पत्ती का परवृंत कहलाती है। कंफर्म हो गया, पराधार, परफलक, सिराएं और परवृंत। तो सबकी डिफिनेशन, कोई दिक्कत, चलिए। तो ये हो गया पत्ती की बाह्य संरचना। अब चलते हैं पत्ती की आंतरिक संरचना को समझ लेते हैं कि पत्ती की आंतरिक संरचना क्या है, कैसे है। तो भाई पत्ती की संरचना मिली थी तो एक बाह्य संरचना समझ गए, अब दूसरा आंतरिक संरचना को समझ लेते हैं। कोई दिक्कत, चलिए भैया अच्छे से नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। चलिए पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर लेते हैं। अब मिटाएं इसको, चलिए। चलिए फिर से बना देते हैं पत्ती की आंतरिक संरचना। दूसरा क्या मिला भैया, पत्ती की आंतरिक संरचना।
आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। चलिए इसको समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं। पत्ती की आंतरिक संरचना देखेंगे भैया। अब चलिए एक पत्ती का स्ट्रक्चर, एक पत्ती का डायग्राम ड्रा करें इस तरह से। वही पत्ती है जो आप अभी तोड़े थे, यहां से तोड़े थे पत्तियां को ना, वही पत्ती है भैया। अब जो है क्या मिला था कि पत्ती को बाह्य रूप से देखे तो आप समझ गए कि पत्ती का पराधार, पत्ती का पड़फलक, पत्ती का जो है सिरा, पड़वृंत, इन सबको जो है जान गए, मध्य सिरा भी जान गए बाहर से ही देख करके। लेकिन जब पत्ती की आंतरिक संरचना की बात आती भैया, तो आंतरिक संरचना को तो हम बाहर से देखकर अध्ययन कर नहीं सकते। तो पत्ती की आंतरिक संरचना का जब अध्ययन करना होता है तो पत्ती का सेक्शन करना पड़ता है। सेक्शन मीन्स होता है काटना, यानी कि बीच से फाड़ देना। जैसे भाई ये पत्ती है, लीफ है, तो अब यहां पर जो है क्या करें, ऐसे बीच से ऐसे फाड़े कि ये दो भाग में ऐसे डिवाइड हो जाए, एक इधर का और एक इधर का। तो दो तरह से सेक्शन होता है। एक ही होता है एलियस सेक्शन, एलियस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, जिसे अनुलंब काट कहा जाता है, और एक होता है टीएस सेक्शन, जिसे ट्रांसवर्स सेक्शन कहा जाता है, अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। फिलहाल अभी यह आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। तो अभी केवल इतना जानिए कि पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जब पत्ती का काटते हैं, यानी कि पत्ती को कुछ ऐसे काटे बीच से कि आधा भाग ऐसे ऐसे हो जाए, आधा ऐसे मतलब खुल जाए ऐसे, तो कहा है कि पत्ती की आंतरिक संरचना, आपको हेडिंग मिल गई। तो सिंपल है कि पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए पत्ती का जब काटा जाता है, यानी कि जो है पत्ती को काटा जाता है, तो पत्ती की आंतरिक संरचना में पत्ती के कुछ भाग दिखाई देते हैं, पत्ती के कुछ निम्न भाग दिखाई देते हैं जो इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? इस प्रकार है। चलिए देख लेते हैं, समझ में आ रहा है। पत्ती की आंतरिक संरचना, हेडिंग मिल गई। क्या मिला कि पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जब पत्ती का काटते हैं तो पत्ती के निम्न भाग दिखाई देते हैं जो इस प्रकार हैं। तो पहला क्या दिखाई दिया भैया, देखेंगे तो पत्ती की जो है बाह्य त्वचा दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? बाह्य त्वचा दिखाई देती है, जिसे जो है क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। इस तरह से एपिडर्मिस बोला जाता है, एपिडर्म बोला जाता है। और ये पत्ती की जो बाह्य संरचना होती है एक दो तरह से होती है। एक जो है पत्ती के ऊपरी बाह्य संरचना होती भैया, ऊपरी बाह्य संरचना होती है, बाह्य संरचना होती है, यानी कि अपर एपिडर्मिस होती है, और दूसरी जो होती है वह जो है निचली बाह्य संरचना, अथवा बाह्य त्वचा लिखेंगे, बाह्य त्वचा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा और जो है निचली बाह्य त्वचा होती।
ये जो है पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जब पत्ती को आप सेक्शन किए, काटे तो पत्ती का पहला भाग दिखाई दिया बाह्य त्वचा। ये दो तरह से, एक ऊपरी बाह्य त्वचा और एक निचली बाह्य त्वचा। अब दूसरा क्या दिखाई देता है, अब इसको पूरा समझाएंगे भैया कि बाह्य त्वचा क्या है, ऊपरी बाह्य त्वचा क्या है, निचली बाह्य त्वचा क्या है, अभी इसको समझा रहे हैं। पहले इसके भाग देख लें कि आंतरिक संरचना का अध्ययन जब करने के लिए आप इसको काटे तो क्या क्या दिखाई दिया, पहले उसको देख लेते हैं। तो पहला तो बाह्य त्वचा मिल गया। अब दूसरा देखेंगे भैया कि दूसरा क्या मिलता है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा क्या मिलता है, रंध्र तथा द्वार कोशिका। इसको ऐसे लिखेंगे, रंध्र तथा द्वार कोशिका। इस तरह से, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। और तीसरा जो होता है भैया वह जो है क्या मिलता है, हरित लवक मिलता है। हरित लवक दिखाई देता है इस तरह से। कंफर्म हुआ, क्या मिला, पत्ती की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इसमें क्या मिला कि पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जब पत्ती का सेक्शन किया जाता है, काटा जाता है, तो पत्ती के निम्न भाग दिखाई देते हैं। पहला मिलता है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, जिसके दो भाग, ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा। और दूसरा मिलता है रंध्र तथा द्वार कोशिका, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। और तीसरा भाग दिखाई देता है हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। क्या मिला कि पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए जब पत्ती का सेक्शन किया जाता है तो पत्ती का सबसे पहले जो है पत्ती की बाह्य त्वचा दिखाई देती है, यानी कि बाहरी भाग दिखाई देता है, जिसमें जो मुख्य रूप से जो है पत्ती को बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करता है। पत्ती को जो है क्या करता, सुरक्षा प्रदान कराने का कार्य करता है। पत्ती का सेक्शन करने पर पत्ती की जो है, पत्ती के चारों तरफ जो है क्या करती है, पतली झिल्ली नुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे क्यूटिकल कहा जाता है, आवरण कहा जाता है, जो पत्ती को बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर पत्ती के निम्न भाग दिखाई देते हैं, जिसमें पहला मिलता है बाह्य त्वचा। अब बाह्य त्वचा को अगर डिफाइन करना चाहें तो कह रहा है कि पत्ती की आंतरिक संरचना में पत्ती के चारों तरफ पाई जाने वाली वह पतली झिल्ली नुमा संरचना जो पत्ती को जो है क्या करती है, आघातों से बचाती है, पत्ती को सुरक्षा प्रदान कराती है, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस अथवा क्यूटिकल कहलाती है। कंफर्म हो गया। और चलेंगे तो बाह्य त्वचा जो है निम्न दो प्रकार से मिलती है, एक पत्ती के ऊपर की हो त्वचा जिसे पत्ती की ऊपरी बाह्य त्वचा कहा जाता है, और दूसरा जो है पत्ती की नीचे की जो है वो त्वचा जिसे पत्ती की निचली बाह्य त्वचा कहा जाता है। चलेंगे भैया, जैसे पत्ती है देख रहे हैं ना, तो पत्ती का ऊपर की तरफ जो भाग दिखाई देता है पत्ती की ऊपरी बाह्य त्वचा होती है, और पत्ती के नीचे की जो बाह्य त्वचा होती है वह निचली बाह्य त्वचा कहलाती है। तो ऊपरी बाह्य त्वचा में क्या होता है भैया कि ऊपरी बाह्य त्वचा में बहुत कम अथवा ना के बराबर, बहुत कम अथवा नहीं, कोई भी जो है रंध्र नहीं पाए जाते हैं, कोई जो है छोटे छोटे छिद्र नहीं पाए जाते हैं। अब रंध्र क्या है इसको बताएंगे तब समझ में आएगा।
लेकिन इतना जानिए कि पत्ती के ऊपरी त्वचा जो है वह पूरी तरह से पत्ती को सुरक्षा प्रदान कराती है और इस पर जो है रंध्र अथवा जो है रंध्र की द्वार कोशिका बहुत कम पाई जाती है अथवा नहीं पाई जाती है। और निचली बाह्य त्वचा की बात करें तो क्या मिलता भैया कि पत्ती के निचली बाह्य त्वचा पर जो है पत्ती की निचली बाह्य त्वचा भी जो है पत्ती को सुरक्षा बाह्य त्वचा का कार्य ही सुरक्षा प्रदान कराता है। तो ऊपरी बाह्य त्वचा होगी वह भी सुरक्षा प्रदान कराएगी, निचली होगी तो वह भी सुरक्षा प्रदान कराएगी। लेकिन होता क्या है कि ऊपरी बाह्य त्वचा में रंध्र बहुत कम होते हैं अथवा नहीं होते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर नहीं जा पाती है। लेकिन पतली जो है जो क्या मिलती है निचली बाह्य त्वचा मिलती है। तो पत्ती की वह बाह्य त्वचा जो पत्ती को ऊपर से पत्ती को नीचे की तरफ से जो है सुरक्षा प्रदान कराती है, साथ ही साथ इसमें जो है रंध्र तथा रंध्र की द्वार कोशिका पाई जाती है, जिससे पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है, जो है पत्ती की निचली बाह्य त्वचा कहलाती है। कंफर्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब रंध्र और जो है द्वार कोशिका अथवा रंध्र तथा रंध्र की द्वार कोशिका क्या है। चले, पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर कुछ पौधे की पत्तियों के ऊपरी बाह्य त्वचा पर अथवा कुछ पत्तियों के निचली बाह्य त्वचा पर अथवा कुछ पौधे की पत्तियों के ऊपरी तथा निचली दोनों बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र के आकार की संरचना पाई जाती है। छोटे छोटे छिद्र के आकार की संरचना पाई जाती है, जिससे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती भैया पत्तियों में प्रवेश होती है। सूर्य की प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश जो है पत्तियों में प्रवेश होता है, वह छिद्र रंध्र कहलाता है, स्टोमेटा कहलाता है। क्या मिला? पौधे की पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर जब पत्ती का सेक्शन किया जाता है तो पौधे की पत्ती के ऊपरी तथा निचले हिस्से में निचली बाह्य त्वचा पर पौधे की पत्ती के ऊपरी बाह्य त्वचा अथवा निचली बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र के आकार की संरचना पाई जाती है, जिससे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की पत्ती में प्रवेश करती है और जो है ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे भैया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, रंध्र कहलाती है। कंफर्म हो गया। और इसी रंध्र के ऊपर पतली झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जो रंध्र को जो है क्या करती है ढक करके रखती है, बंद करके रखती है। तो रंध्र को सुरक्षा प्रदान कराने वाली रंध्र के ऊपर पतली झिल्ली नुमा संरचना रंध्र की द्वार कोशिका कहलाती है। ठीक, कंफर्म। चलिए आगे मिलता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट मिलता है। हरित लवक की बात करेंगे भैया तो कराए कि पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर जब पत्ती का सेक्शन किया जाता है, काटा जाता है, तो पत्ती के आंतरिक संरचना में केंद्रक से जो है केंद्रक को छोड़ करके जो है क्या होती है हरित लवक जो है सबसे बड़ी कोशिकांग होती है। पौधे की पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर जब पत्ती का सेक्शन किया जाता है, काटा जाता है, तो केंद्रक को छोड़ करके जो है हरित लवक जो है सबसे बड़ी कोशिकांग मानी जाती है, पाई जाती है। और यही इसी हरित लवक की वजह से पौधे के अधिकांश भाग जो है क्या होते हैं हरे दिखाई देते हैं, यानी कि ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं। और इसी हरित लवक में छोटे छोटे जो है गुहाएं पाई जाती है, छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, और इनके गड्ढे में जो है एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है, और इस द्रव का नाम होता है क्या होता है भैया स्ट्रोमा होता है। क्या होता है स्ट्रोमा होता है। समझ में आया? पौधे की पत्ती के आंतरिक भाग में
हरित लवक नामक कोशिकांग पाया जाता है, जो पौधे के अधिकांश भाग को क्या करता है, हरा रंग प्रदान कराता है, ग्रीन कलर प्रदान कराता है। इसी हरित लवक की वजह से, इसी हरे रंग की वजह से सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्तियों में आता है, एब्जॉर्ब होता है। अगर भैया हरित लवक ना हो तो सूर्य का प्रकाश पत्ती में नहीं आए, अगर पत्ती में नहीं सूर्य का प्रकाश आएगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, सुना। और इसी हरित लवक में छोटे छोटे गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है, और इसी गड्ढे नुमा संरचना में एक विशेष प्रकार का द्रव होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। अब यह स्ट्रोमा करता क्या है भैया, कि पौधे में जब रात्रि के समय पौधों को प्रकाश नहीं मिलता है, रात्रि के समय जब पौधों को प्रकाश नहीं मिलता है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में नहीं हो पाती है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण नहीं हो पाता है। तो यही स्ट्रोमा जो है क्या करता है, जो पौधे अपने जड़ तना पत्ती में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स को छुपा के रखे होते हैं, उसी कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में बदलता है, मंड में बदल देता है। किसमें? स्टार्च, ऐसे लिख सकते हैं स्टार्च, इसको ही इंग्लिश या स्टार्च इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको मंड कहा जाता है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स को मंड में बदल देता है, कौन? स्ट्रोमा। और इसी जो है मंड से पौधे प्रकाश की अनुपस्थिति में यानी कि पूरे रात जो है भोजन करते हैं, यानी कि स्ट्रोमा जो है अप्रकाशी का क्रिया कराता है, रात में जो है पौधों को भोजन देता है। समझ लगा? इतना हो गया। अब देखेंगे इसी स्ट्रोमा में जो है क्या होता है, बहुत पतली पतली पट्टिकाएं पाई जाती है, पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है, और इसी की पट्टियों में जो है छोटे छोटे कण के आकार की संरचना बनती है, ऐसे छोटे छोटे कण के आकार की संरचना बनती है, जिसे ग्रेना कण कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? ग्रेना कण कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब यह ग्रेना कण क्या करता है, यह ग्रेना कण जो है क्या करता है, जब दिन के समय प्रकाश मिलता है तो दिन के समय ये ग्रेना कण जो है क्या करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्तियों में पड़ता है, भाई पत्ती में हरित लवक है, क्लोरोफिल है, तो सूर्य का प्रकाश जो है पत्ती में अवशोषित हो जाएगा, और जो है उसी सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा जो होती है, टेम्परेचर होती है, उसकी ऊष्मा से ग्रेना कण जो है गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। जब ग्रेना कण उत्तेजित होता है तो पत्ती की जो बाह्य त्वचा पर, यानी कि ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा पर जो छोटे छोटे छिद्र है, यानी कि जो रंध्र है, इस रंध्र की द्वार कोशिका खुल जाती है और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश हो जाती है, और साथ ही साथ इसी ग्रेना कण की वजह से जल जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अक्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। यानी कि जो ग्रेना कण होता है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्य करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, और जो स्ट्रोमा होता है भैया यह क्या करता है, जब रात में प्रकाश नहीं मिलता है पौधों को, यानी कि रात के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्ट्रोमा जो है पौधों में पोषण कराता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो पौधे भाई दिन के समय कार्बोहाइड्रेट्स बनाए थे तो पूरे कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं खाते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को अपने जड़ में, तना में, पत्ती में रख लेते हैं। तो जब रात के समय उनको प्रकाश नहीं मिलता है तो उसी कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में बदल देता है, कौन? स्ट्रोमा, और रात में पौधे भोजन करते हैं। तो हरित लवक जो है पत्ती की कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कोशिकांग है, जो पौधे के अधिकांश भाग को हरा रंग प्रदान कराता है, और इस हरित लवक में छोटे गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसमें विशेष प्रकार का द्रव होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है, और यह स्ट्रोमा जो है अप्रकाशी का क्रिया कराती है, पौधों में रात्रि के समय भोजन बनाती है, और इसी स्ट्रोमा में छोटी छोटी पट्टियां पाई जाती हैं,
और इस पट्टियों के द्वारा छोटे छोटे कण के आकार की संरचना बनती है, जिससे ग्रेनाकण कहा जाता है। और यह ग्रेनाकण का कार्य क्या मिलता है कि ग्रेनाकण जो है प्रकाशिक यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराता है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कराता है। समझ में आ भैया? चलिए, अब होता क्या है, इसी ग्रेनाकण में क्या होता है भैया, छोटे छोटे जो है चैम्बर पाए जाते, छोटे छोटे इस ग्रेनाकण के जहां पर ग्रेनाकण पाया जाता है रहता है, उस ग्रेनाकण के समीप छोटे छोटे जो है गड्ढे पाए जाते हैं, कपनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे प्रकोष्ठ कहा जाता है। और इसके प्रकोष्ठ में जो है क्या होता है, थाइलेकाइड्स, क्या बोलते हैं भैया, थाइलेकाइड्स बोलते हैं। थाइलेकाइड्स का निर्माण होता है, थाइलेकाइड्स बनती है। और इसी थाइलेकाइड्स की वजह से यही थाइलेकाइड्स जो है पौधों में जो है प्रोटीन का निर्माण कराती है, प्रोटीन और जो है लिपिड का निर्माण कराती है। देख रहे हैं भैया, ग्रेनाकण की जो प्रकोष्ठ है यानी कि ग्रेनाकण जहां पर पाया गया वहां पर छोटे छोटे चैम्बर पाए गए, उसी चैम्बर में थाइलेकाइड्स का निर्माण होता है। और ये थाइलेकाइड्स जो है पौधे के लिए प्रोटीन और लिपिड बनाते हैं, और इसी प्रोटीन और लिपिड के द्वारा पौधों को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसी ऊर्जा और एनर्जी की वजह से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। भाई, भोजन बनाने के लिए पहले कुछ ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा ना। हम ही आप हैं, खाना जो है थाली में रखा गया है, तो थाली से भोजन को हाथ से उठाएंगे तो एनर्जी लगेगी। अब उस भोजन को मुंह में डालेंगे, दांत से चबाएंगे तब भी कुछ एनर्जी लगेगी, ऊर्जा लगेगी। अब अंदर गया भोजन, उसका पाचन होगा तब भी ऊर्जा लगेगी। अब जब पाचन हो जाएगा तो ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगी, यानी कि कम ऊर्जा लगा करके ज्यादा ऊर्जा हम आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार जो है जो थाइलेकाइड्स होती है यह प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करती है, और इसी प्रोटीन और लिपिड से पौधों को ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इतनी बात क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा भैया वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत इजी, बहुत सरल, समझ में आया? चलिए, तो आज हो गया इतना, पादपों में पोषण अथवा प्रकाश संश्लेषण हो गया, जिसमें आपको कहा प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल मिल गया, पत्ती की संरचना मिल गई, पत्ती की बाह्य संरचना, पत्ती की आंतरिक संरचना, और पूरा जो है पत्ती मिल गया। ठीक, अब आगे जो है आपकी अगली हेडिंग जो है हम आप कल देखेंगे, कुछ जो आपका अगला हेडिंग होगा उस हेडिंग को हम आप देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।